हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी की आज इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं जस्ट अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है उसी के आगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड के बारे में और बताया था कि हमारा जो डीएनए है उसकी बैकबोन किस तरीके से बनती है। जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने आपको उसी समय बताया हुआ था कि हमारे जो डीएनए की जो बैकबोन होती है वो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से बनती है। उसके कई मोनोमर आपस में जुड़ते हैं और उसके बाद पॉलीमर बनाते हैं। अब मैंने उसमें आपको बताया था कि जो हमारे 3 प्राइम OH ग्रुप होता है हमारा, उसके साथ में हमारा जो 5 प्राइम पे फॉस्फेट होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, जिसके बाद हमारा इस तरीके से लाइन से हमारे सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं और डीएनए की एक सिंगल स्ट्रैंड बन जाती है। फिर इसी तरीके से हमारी दूसरी स्ट्रैंड बनती है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं और दूसरी स्ट्रैंड बन जाती है। फिर हमारा डीएनए हेलिक्स के फॉर्म में हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डीएनए है वो हमारे हेलिक्स के फॉर्म में हो तो जाता है और वाकई में देखने में आपको सारे डीएनए बिल्कुल सेम टू सेम ही दिखते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे डीएनए हैं वो अलग अलग कन्फर्मेशंस या फिर अलग अलग फॉर्म के होते हैं। कहने का मतलब है कि जो हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कभी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ऐसा ऐसा बना देते हैं, बिल्कुल एक सीधी लाइन में, कभी कभार हम लोग उसको थोड़ा तिरछा बनाते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कभी बनाते हैं, कभी राइट हैंड साइड बनाते हैं। तो ये सारे डीएनए जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं, आपको नहीं पता होते हैं कि बस आप बना देते हो, लेकिन हाँ वो सारे कन्फर्मेशंस अलग अलग होते हैं। इसलिए जानना ज़रूरी है कि आखिर आपने जो डीएनए ड्रॉ किया है वो ए डीएनए है, बी डीएनए है या फिर वो जेड डीएनए है, क्योंकि ये सभी अलग अलग तरह की कन्फर्मेशंस होती हैं। इस वीडियो में आज हम लोग वही बात करेंगे। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियोटाइड से ही बनते हैं हमारे, ठीक है। तो बगल में आपको सारे जो है डायग्राम आपको दिखते रहेंगे कि उनको हम क्या कहते हैं। देखिए, किसी भी डीएनए के अंदर आपको इस डीएनए का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पहले आप किनारे रख दीजिए। सबसे पहली चीज़ आप बात करते हैं नॉर्मल जो डीएनए है हमारा, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, किसी डीएनए में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड। प्यूरिन कौन सा है, पिरिमिडीन कौन सा है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि डीएनए की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। तो वो बात दूसरी चली जाती है, वो ह्यूमन जीनोम के अंदर जाती है। उसकी बात भी आप छोड़िए, हमारा डीएनए पूरा जो एक टर्न ले रहा है उसकी लंबाई कितनी है। ये बेसिकली तीनों तरह के जो मैंने डीएनए आपको बताया, ए फॉर्म, बी फॉर्म, जेड फॉर्म, ये तीनों तरह के डीएनए जो होते हैं ना, इसमें जो पूरा एक टर्न मतलब इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आ रही है, मतलब जहां से शुरू हो रही वहीं पे खत्म जहां पे हो रही है उसी एंड पे उतना पूरा एक टर्न होगा। उस पूरे टर्न की लंबाई कितनी है। अब इसे ए डीएनए जो होता है उसमें हम 26 पॉइंट समथिंग कह देते हैं, बी डीएनए होता है उसमें 34 पॉइंट समथिंग एंगस्ट्रॉम कह देते हैं, जेड डीएनए के अंदर 44 एंगस्ट्रॉम होता है। तो कहने का मतलब हर डीएनए के अंदर जो लंबाई है वो क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। इस बात को पहली बार ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज जो ध्यान में रखेंगे, डायमीटर्स, मतलब जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी है। वो बेसिकली हम लोग 20 एंगस्ट्रॉम भी देखते हैं, 18 एंगस्ट्रॉम भी देखते, मतलब 20 एंगस्ट्रॉम देखते हैं, उससे ज़्यादा ही देखते हैं, 20 से ज़्यादा ही देखते हैं। बी डीएनए के अंदर हम लोग 20 बोलते हैं और बाकी जो भी हमारा डीएनए है, ए डीएनए वगैरह, वो थोड़ा सा वाइडर होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा होता है जेड डीएनए के भी केसेस में। अब उसके बाद दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस, वो डिस्टेंस आप नॉर्मली तीनों में अलग अलग है। अगर हम लोग बात करेंगे अलग अलग डीएनए के अंदर अलग अलग, मतलब अगर हम ए कन्फर्मेशंस का डीएनए, जिसके बारे में भी हम डिटेल में सब बताएंगे कन्फर्मेशंस, उसमें वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि ए डीएनए में कितना, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस कितना है। जैसे उसमें 2 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, उसमें 3.4 समथिंग, 3.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास में होगा, ठीक है। किसके अंदर, जो हमारा ए डीएनए बी डीएनए है। जेड डीएनए के अंदर वो थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 7 के आसपास चला जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इंडो मतलब C2 एंडो, C3 एंडो, उसके बारे में भी आगे बात की हुई वीडियो में देखते रहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो स्ट्रक्चरली पूरा है हमारा, उसके बारे में। मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव को बहुत ध्यान में रखना है। जैसे जो हमारा डीएनए है उसमें जो ये नीचे धसा हुआ आपको बगल में पोर्शन दिख रहा होगा, वो मेजर ग्रूव है, बगल से माइनर ग्रूव है। तो ये ध्यान में रखना है कि किस वाले डीएनए में मेजर ग्रूव ज़्यादा डीप है, किस वाले में माइनर ग्रूव ज़्यादा डीप, मतलब गहराई है उसमें। ये ध्यान में रखना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक पूरे टर्न में डीएनए में हमारे कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ऐड हैं, कितने बेस पेयर ऐड हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना होता है,
ठीक है। हमारा डीएनए राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी आपको ध्यान। तो ये सारी चीज़ आगे वीडियो में आप देखते रहिए, आशा आएगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के आज इस वीडियो में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में। अभी जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, ये बेसिकली आप सभी को लगता है कि जो भी डीएनए आपको गूगल पे दिखता है या फिर जो भी डीएनए आपको आप बनाते हैं, वो सारे डीएनए जो होते हैं वो एक ही होते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर डीएनए का जो भी आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर का अपना मतलब होता है, क्योंकि हमारे जो 3 तरह के जो अलग अलग टाइप्स के जो डीएनए हैं, जो डिफरेंट फॉर्म के डीएनए हैं, वो अलग अलग तरह से बनते हैं। तो अभी आप उनके स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो उनके स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा होगा, आप ऐसा भी डीएनए बनाते हैं, आप इस तरह का भी डीएनए बनाते हैं और साथ में आप जो है इस तरह का भी डीएनए बनाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, सारे डीएनए जो होते हैं वो एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हमारे सारे डीएनए होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। हर डीएनए की अपनी एक स्टेबिलिटी होती है। कोई डीएनए किसी में ज़्यादा पाए जाते हैं, कोई डीएनए किसी में कम पाए जाते हैं। किसी में कुछ अलग तरह का कन्फर्मेशन होता है, किसी में कुछ अलग तरह का कन्फर्मेशन होता है। किसी में किसी की जो वाइडनेस है, जिसकी जो डायमीटर्स है वो ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। किसी में मेजर रीजन, जो हमारे मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव होता है, जैसे ये हमारा मेजर ग्रूव होता है, ये हमारा माइनर ग्रूव होता है, वो हर किसी में उसका एंगल, उसकी डेप्थ, हर किसी टाइप्स के जो भी हमारा ये डीएनए होता है उसमें अलग अलग टाइप का होता है। उसी को यहाँ पे हम बात करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो डीएनए होता है उसको हमने अलग अलग 3 फॉर्म में बांटा है, जैसे ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म में बांटा है। अगर आप स्ट्रक्चरली देखो तो आपको तीनों में बेसिक कुछ अंतर तुरंत देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा। जैसे कि अगर यहाँ पे एक सिंपल तरीके से आप देखिए, तो चाहे अगर आप इस वाले डीएनए को देखिए तो ये बिल्कुल जो लाइन बीच से गई हुई है, ये बिल्कुल इनका जो मेन सेंटर जोन होता है वो इस लाइन के पोर्शन में नहीं आ रहा है। देखिए इनका जो जहाँ पे दोनों ये ट्विस्ट हो रहे हैं उस रीजन में इनके नहीं आते हैं। तो इस तरह के डीएनए को हम लोग ए फॉर्म डीएनए बोलते हैं। और जेड फॉर्म में भी यही चीज़ होता है कि उसमें लाइनिंग नहीं आती। तो आप कहोगे कि सर जेड फॉर्म और ए फॉर्म में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस होता है जो हमारा जो मूविंग का, ठीक है, एंगल का। क्योंकि ये जो होते हैं ये बेसिकली राइट एंगल होते हैं, राइट हैंडेड है, और दूसरा वाला हमारा लेफ्ट हैंडेड होता है। जो क्वाइलिंग है हमारी बेसिकली, वो कोई हमारा जो हेलिक्स है, एक राइट एंगल हमें देखने को मिलता है और एक हमें लेफ्ट एंगल देखने को मिलता है। तो वो सब यहाँ पे। बाकी अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो राइट एंगल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ जो बेस हैं वो भी आपको ध्यान में रखने होंगे कि कितने बेस जो हैं, वो कितने बेस हमें एक राउंड में देखने को मिलते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक का एक राउंड हो रहा है तो इस राउंड के अंदर टोटल कितने बेस पेयर लगे हुए हैं, ये भी ध्यान में देखना होता है। उसके बाद ये जैसे कि ये जो डेप्थ होती है, जो एरिया होता है, इसको हम लोग मेजर ग्रूव कहते हैं, और ये जो एरिया होता है उसको माइनर ग्रूव कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है तीनों में। यहाँ पे देखिए जो हमारा मेजर ग्रूव है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा है, जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दूसरे वाले में तो मेजर ग्रूव उतना गहरा नहीं है। माइनर ग्रूव यहाँ पे कम गहरा है, लेकिन यहाँ पे माइनर ग्रूव थोड़ा बराबर ही इक्वली मेजर ग्रूव के बराबर गहरा है। तो ये कुछ बेसिक्स डिफरेंसेस हैं, इनको ध्यान। वाइडनेस भी अगर आप देखें तो इसकी वाइडनेस, वाइड मतलब डायमीटर मोटा है ज़्यादा ये, तो इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, मतलब इसका नंबर ज़्यादा होगा। और ये चूंकि पतला है, ज़्यादा डायमीटर में नहीं है, ज़्यादा मोटाई नहीं है, इसकी ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये जो जिग जैग जो हमारा जेड डीएनए है वो एक अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम बेसिक्स डिफरेंसेस को देखते हैं एक एक करके, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते चलते हैं कि आखिर जो ए डीएनए है वो हमारे बी डीएनए या बी फॉर्म डीएनए या फिर जेड डीएनए से किस तरह से अलग है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये वाले की अगर हम बात करें तो ये हमारा ए फॉर्म है, ए फॉर्म वाला है, दूसरी तरफ हमारा बी फॉर्म वाला है, और ये हमारा हम लोग का जेड फॉर्म वाला है, ठीक है। तो ये ए बी और जेड फॉर्म का हमारा डीएनए है। आइए हम लोग अब डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली बात कि जो डीएनए के डिफरेंट फॉर्म बनाए गए वो कई बेसिक्स पे बनाए गए, जैसे हाइड्रेटेड लेवल पे बनाया गया, सॉल्ट कंसंट्रेशन के बेसिस पे बनाया गया, डीएनए सीक्वेंसेस के बेसिस पे बताया गया, सुपर क्वाइलिंग के बेसिस पे बताया गया,
प्रेजेंस ऑफ केमिकली मॉडिफाइड बेसिस के बेसिस पे बताया गया, डिफरेंट टाइप मेटल आयन के बेसिस पे बताया गया। तो ये तमाम तरह की चीज़ें थी जिसके बारे में कन्फर्मेशंस को बताने के लिए हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर उसके बाद हम लोग बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो डीएनए आता है वो आता है हमारा एडीएनए। तो जो हमारा एडीएनए होता है, कहते हैं कि ए रेयर कन्फर्मेशन, जो एडीएनए होता है वो एक रेयर कन्फर्मेशन होता है दैट डीएनए कैन एडॉप्ट अंडर डिहाइड्रेटिंग कंडीशंस। और इस तरह का डीएनए हमें तब दिखाई देता है जब हमारा जो डीएनए होता है वो डिहाइड्रेटिंग कंडीशन में हो। किस कंडीशंस में हो? डिहाइड्रेटिंग कंडीशन। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट में ध्यान में रखिएगा कि ए डीएनए जैसा कंफर्मेशन या ऐसा डीएनए आपको तभी देखने को मिलता है जब डीएनए हमारा डिहाइड्रेटिंग कंडीशन में हो। ठीक है। ए डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू बी डीएनए। जो हमारा बी डीएनए होता है उसके जैसा ही होता है। बी डीएनए में बस जो ये हेलिकल्स हैं ये बिल्कुल एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, बट विद द शॉर्टर एंड मोर कॉम्पैक्ट। ये बी डीएनए जैसे होते हैं लेकिन बी डीएनए से छोटे होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं। मतलब कि ये आपको लगेगा जैसे मान लो अगर मैं बी डीएनए बगल में बना दूं तो बी डीएनए बिल्कुल एकदम से लगता है कि एकदम फ्री फंड है, मतलब एकदम जैसे खुला खुला है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा लगता है जैसे दबा दबा सा होता है ये डीएनए। तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका अगर हम बात करें बी डीएनए के मुकाबले। ए डीएनए वॉज डिस्कवर्ड बाई रोजलैंड फ्रैंकलिन ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था एंड देन क्रेडिट फॉर नेमिंग ए डीएनए, और फिर इसको ए डीएनए का नाम दिया एंड बी डीएनए वॉज ऑल्सो अकाउंटेड टू हर। ठीक है। तो इस तरीके से और फिर उसी के साथ में बी डीएनए भी हमारा बताया गया। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि जो हमारा ए डीएनए है सिमिलर होता है बी डीएनए के मुकाबले, बस थोड़ा सा वाइडर होता है, छोटा होता है, और जो होता है वो बी डीएनए के मुकाबले कॉम्पैक्ट होता है। डिस्कवर किया था रोजलैंड फ्रैंकलिन ने। उसके अगर आगे की बात करें कि आगे और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, तो कहते हैं ए डीएनए इज फॉर्म फ्रॉम बी डीएनए। ए डीएनए हमें बी डीएनए से देखने को मिलता है। जब हम लोग क्या करते हैं, बी डीएनए को अंडर हाइड्रेटिंग कंडीशन में डालते हैं तो हमें ए डीएनए देखने को मिल जाता है। रीजन होता है क्योंकि कुछ केमिकल्स के रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण इसके अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। ए डीएनए इज मच वाइडर। ए डीएनए जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है, फ्लैटर देन बी डीएनए, और थोड़ा फ्लैट भी होता है, मतलब थोड़ा सा दबा सा होता है। तो इसलिए ये हमें बी डीएनए से थोड़ा सा फ्लैटर और उससे ज़्यादा चौड़ा भी होता है। ए डीएनए इज ऑल्सो अ राइट हैंडेड हेलिक्स। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें आपको राइट हैंडेड हेलिक्स देखने को मिलता है। जेड डीएनए में हमें लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया है। डायमीटर की अगर हम बात करें, इसकी जो लेंथ है, जो मतलब इसकी जो ये चौड़ाई है, डायमीटर की अगर हम बात करें, चौड़ाई है इनकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो चौड़ाई होती है बेसिकली हमारी एक मिनट में लेज़र ले लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ओके फाइन। तो कहते हैं कि यहाँ पे ये जो हमें ये वाला पोर्शन और यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो चौड़ाई हमें देखने को मिल रही है, ये चौड़ाई बेसिकली कितनी होती है? ये चौड़ाई होती है तकरीबन 26 एंगस्ट्रॉम के आसपास में होती है। तो ये आपको एक नॉर्मल डीएनए के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा जो है वो चौड़े दिखाई देंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी चौड़ाई है उस हिसाब से ये तकरीबन 26 एंगस्ट्रॉम होते हैं। हेलिक्स पिच की बात करें तो कहते हैं द हेलिक्स पिच ए डीएनए इज 28.6। अगर हम पूरा एक टर्न की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की तो तकरीबन जो है 28.6 एंगस्ट्रॉम के बीच में आती है। मतलब हम एक टोटल टर्न की बात करें, हाइट की बात करें, टोटल टर्न के हाइट की बात करें तो वो अप्रॉक्स 28.6 एंगस्ट्रॉम के अंदर आती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ से लेकर के टोटल इसको यहाँ तक का मेज़र करवा दूँ तो इस कंडीशंस में ये हमारा यहाँ से यहाँ तक के बीच में टोटल 28.6 के आसपास एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ए डीएनए जो होता है वो बेसिकली 20 से 25% छोटा होता है बी डीएनए से। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। ए डीएनए जो होता है अगर उसके हम लोग एक टर्न की बात करें, मतलब यहाँ से लेकर के अगर हम लोग यहाँ से लेकर के मतलब इस पोर्शन से लेकर के अगर इस पोर्शन तक की बात करें तो इतने पोर्शन के बीच में, मतलब इनकी लंबाई 28.6 और इतने के बीच में अगर आप देखिए तो तकरीबन 11.6 बेस पेयर होते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना? समझ रहे मेरी बात की नहीं? मतलब इसके मैंने कितनी हाइट बताई हुई थी, इसकी हाइट मैंने आपको बताई 28.6
और इसमें बेस पेयर कितने होते हैं हमारे 11.6। जैसे कि अगर आप यहाँ गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं बीच में ऐसा 9 हो जाता होगा, 10 11 इसमें छुपा होगा, तो मतलब चूंकि ये घूमा हुआ है इससे आपको दिख नहीं रहा है, तो टोटल बस इतना ध्यान में रखो कि 11.6 बेस पेयर होते हैं एक पूरे टर्न के अंदर। ठीक है, आगे कहते हैं बेस पेयर पर टर्न, द डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर इज 2.9। इनके दो बेस पेयर, जैसे एक बेस पेयर ये है एक बेस पेयर और एक बेस पेयर हमारा है, तो इनके जो बेस पेयर होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्स जो है वो हमारा 2.9 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। कितना होता है? 2.9 एंगस्ट्रॉम के बीच में वो हमें बेसिकली दिखाई देता है। तो ये था ए फॉर्म डीएनए के बारे में। आगे है और भी सारी चीज़ें। तो अब जो मैं बात आपको बताने चाह रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ना केवल कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी बेस है वो अपना उसका जो एक एंगल बनता है, ठीक है, उसका जो एक एंगल बनता है टर्न के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे देखिए कहते हैं द हेलिकल ट्विस्ट पर बेस पेयर इन एडीएनए इज 31। मतलब जो भी बेस हमारा यहाँ बनता है वो एक एंगल बनाता है और वो एंगल होता है अप्रॉक्स 31 डिग्री पे होता है वो। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, कितने डिग्री पे होता है? 31। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हर किसी में अलग अलग देखने को मिलती है। तो आपको नंबर ऑफ बेस पेयर्स को भी ध्यान में रखने हैं, नंबर ऑफ जो बेस पेयर के बीच में जो दूरी है वो भी अलग होगी, अभी आप देखेंगे किसी में। फिर मैं एक चार्ट आपको बनवा दूंगा, उसके अंदर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कहते हैं एडीएनए हैज़ नैरो, एडीएनए आपको थोड़ा सा पतला दिखाई देता है, नैरो एंड डीप मेजर ग्रूव। अच्छा ओके, एडीएनए के पास में जो हमारा जो मेजर ग्रूव होता है वो बहुत गहरा होता है, थोड़ा नैरो, नैरो मतलब पतला। तो देख रहे हो आप, थोड़ा सा पतला भी है और स्पेशली ये बहुत ज़्यादा डीप है। कौन? मेजर ग्रूव। इसको क्या बोलते हैं? मेजर ग्रूव कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजर ग्रूव कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेजर ग्रूव कहते हैं। ठीक है, जो ये गहराई होती है। माइनर ग्रूव जो होता है वो वाइड होता है, थोड़ा सा चौड़ा जरूर होता है लेकिन शॉलो मतलब बहुत कम होता है। ठीक है, तो माइनर ग्रूव कम देखने को मिलता है डीएनए में, लेकिन मेजर ग्रूव डीप देखने को मिलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुगर पकड़ क्या चीज़ होता है, ये बहुत दफ़े लोगों को तंग करता है। तो यहाँ बस आप अभी ध्यान रखिए कि सुगर प्रकर इसमें आपको किस तरह का दिखाई दे रहा है? C3 इंडो फॉर्म की तरह दिखाई दे रहा है। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये C3 इंडो क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर आप न्यूक्लियोटाइड, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर आप न्यूक्लियोटाइड बेसिस को देखें, किसको देखें? न्यूक्लियोटाइड बेसिस को अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि सुगर होता है, बेस होता है और फॉस्फेट होता है। तीन चीज़ है। इसी को हमने यहाँ पे 3D में बना दिया है। देखिए ये हमारा ऑक्सीजन, जो यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारा, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हमारा पीछे की तरफ है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं बना दूं तो मान लीजिए ये हमारा ऑक्सीजन है ये, फिर ये वाला जो डंडी है, ये वाला जो डंडी है मैंने वो उसको बना दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला हमने बना दिया लाइन, फिर उसके बाद ये वाली लाइन हम लोग बना दे रहे हैं। ओके, ये वाली लाइन हमने बना दी, फाइन। उसके बाद मान लो कि अब एक लाइन यहाँ से ऐसे गई हुई है तो हमने इसको ऐसे बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद एक लाइन आप यहाँ से देखिए, जब आपने यहाँ पे कर दिया तो एक लाइन ऐसे गई हुई है। ठीक है भाई, हमने इसको ऐसे कर दिया और एक लाइन हमारी ऐसे गई हुई जो कि ये ब्लैक वाली है। ठीक है, ये ब्लैक वाली लाइन है। ठीक, तो कुल मिलाकर के हमने इसको इस तरह से बना दिया। अब देखो यहाँ पे जो 3 प्राइम होता है, आपको पता है कि 3 प्राइम कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। और 2 प्राइम कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये 3 प्राइम या 2 प्राइम, कहते हैं कि अगर हम इस 2 प्राइम को पुल कर दें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक कन्फर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोट एंड चेयर कन्फर्मेशन। क्या कहते हैं? बोट एंड चेयर कन्फर्मेशन। अब यहाँ पे जो आपको कन्फर्मेशन देखने को मिल रहा है वो आपको चेयर कन्फर्मेशन देखने को मिल रहा है। किसका कन्फर्मेशन देखने को मिल रहा है? चेयर कन्फर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब चेयर कन्फर्मेशन में क्या होता है कि अगर आप एक इसको सीधी रेखा बना लें इस तरह से, मतलब अगर मैं इसी के बीच में एक ऐसे सीधी लाइन खींच दूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सीधी लाइन खींच देता हूं। अब सीधी लाइन में क्या होता है कि जो चीज़ ऊपर होती है उसको हम लोग एंडो कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडो कहते हैं। और जो चीज़ नीचे है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सो बोल दिए मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 प्राइम एंडो है हमारा, वो इस समय क्या है कि इस प्लेन के ऊपर है। क्या है? इस प्लेन के ऊपर है। तो 2 प्राइम एंड अगर इस प्लेन के ऊपर है तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं C2 एंडो। तो हमने अभी जो पढ़ा वो कैसा था? C3 एंडो था। कैसा था? C3। तो मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमें एडीएनए में देखने को नहीं मिलता है। इस तरह का कन्फर्मेशन हमें एडीएनए में देखने को नहीं मिलता है। ये हमें किस में देखने को मिलता है? बीडीएनए में देखने को मिलता है।
ठीक है। जिसके बीच का जो दूरी होता है, मतलब जो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट की जो दूरी होती है वो अप्रॉक्स 7 एंगस्ट्रॉम के आसपास में होती है। जबकि वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें, समझ में आ गई ना मेरी बात, ये इसको आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे इसको हम लोग एक प्लेन बना देते हैं। तो अगर इस कन्फर्मेशंस के ऊपर पुल, मान लो हमने 2 वाले को थोड़ा सा पुल किया है ऊपर की तरफ, तो अगर मतलब पुल हो गया है, स्ट्रक्चर बी वाले में वो पुल होता है 2 प्राइम वाला ऊपर, ठीक है। तो उस कंडीशंस को हमने क्या कह दिया कि भाई ये 2 प्राइम वाला पुल हुआ है, इसलिए 2 प्राइम एंडो होगा, ठीक। अगर ये नीचे की बात करेंगे तो ऐसा नहीं, नीचे की बात नहीं कर सकते क्योंकि 2 प्राइम ऊपर है ना, तो 2 प्राइम इंडो ये किस में हमें देखने को मिलता है, बी में। लेकिन जब हम बात करते हैं ए डीएनए में, तो ए डीएनए में 2 प्राइम वाला एंडो नहीं होता है, इसमें क्या होता है 3 प्राइम वाला जो एंड होता है वो ऊपर की तरफ होता है, मतलब वो 3 प्राइम एंडो होता है। 3 प्राइम एंडो होने के कारण 3 प्राइम एंडो होने के कारण ये चीज जो पी पहले नीचे की तरफ था, तो ये नीचे की तरफ था तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया ना इससे। लेकिन ये क्या कर रहा है कि जब ये 3 ऊपर की तरफ ये पुल करेगा तो ये फॉस्फेट को क्या करेगा, अपने साथ थोड़ा सा ऊपर भी लेके जाएगा। तो ये फॉस्फेट को क्या करता है, थोड़ा सा अपने साथ में ऊपर लेके जाता है, जिससे कि इसका डिस्टेंस जो होता है ये इस वाले फॉस्फेट का दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ में कम हो जाता है। कहने का मतलब इसीलिए इसकी जो साइज होती है न्यूक्लियोटाइड, जो कि इसीलिए इसकी जो बैकबोन की जो साइज होती है वो हमारे बी डीएनए के मुकाबले ए डीएनए की जो साइज होती है वो थोड़ी छोटी होती है। क्यों? क्योंकि इनके जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं आपस में न्यूक्लियोटाइड के, उनके बीच की दूरी घट जाती है। जब उनके बीच की दूरी घट जाएगी तो जाहिर तौर पर डीएनए की जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं? तो अगर मैं बात करूंगा तो जैसे हम लोग बात नहीं करते हैं कि बी डीएनए का भी अगर आप देखेंगे 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी तो 3.354 के अप्रॉक्स आएगी, इसकी 0.2 के 2 समथिंग के आसपास में आएगी ए डीएनए वाले की। तो समझ में आई मेरी बात की नहीं? चूंकि यहाँ पे जो 2 प्राइम वाला एंड है वो ऊपर की तरफ पुल हुआ है तो 3 प्राइम नीचे ही रह गया। जब 3 प्राइम नीचे रह गया तो फॉस्फेट तो और नीचे रहेगा ना दूसरे वाले का, मतलब OH नीचे हो गया, ये जब O नीचे हो गया तो फॉस्फेट और नीचे रहेगा। तो इस वाले दूसरे न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट से इस वाले फॉस्फेट की दूरी बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम 3 प्राइम को खींच लेंगे तो ये 3 प्राइम जब ऊपर आ जाएगा तो फॉस्फेट भी, ऑक्सीजन भी ऊपर, ऑक्सीजन आएगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी ऊपर आएगा। तो इस तरीके से उनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, रेड्यूस हो जाती है। तो ये चीज हम कहते हैं कि ए डीएनए के अंदर हमें C3 एंडो देखने को मिलता है, जिसमें जो 2 फॉस्फेट के बीच की दूरी 5.9 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज और बोला हुआ है, अगर आप पीछे की तरफ चले तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ बोला हुआ है अ कन्फर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ए डीएनए इज इन एंटीफॉर्म। ये भी एक नई चीज है। अब जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है आप सभी को पता है वो कहाँ बनता है, हमें इस पोर्शन में बनता है। एन ग्लाइकोसिडिक लिंक जो होता है हमारा इस पोर्शन में होता है। तो अगर ये जो पूरा पूरा हमारा नाइट्रोजिनस बेस है, ये पूरा जो हमारा नाइट्रोजिनस बेस होता है, अगर ये इस तरफ है, ठीक है, मतलब इसके इस शुगर के राइट साइड की तरफ है तो हम इसको एंटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी कहते हैं। और अगर ये हमारे जो शुगर है उसके ऊपर जस्ट होता है तो इसको हम लोग सिन कहते हैं। तो इसमें ज्यादातर हम क्या देखते हैं, ज्यादातर चाहे हम बात करें ए डीएनए या बी डीएनए की, तो वहां पे हमें एंटी कन्फर्मेशंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें कैसा देखने को मिलता है, एंटी, मतलब इसमें जो हमारे जो नाइट्रोजनस बेस हैं वो बाहर की तरफ होंगे, उसके ऊपर नहीं होंगे। पर कभी कभार हमें सिन भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिन ज्यादातर नहीं देखने को मिलता, ज्यादातर एंटी देखने को मिलता है, सिन कम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ मिलता है। तो ये जो था ये सारी डिटेल थी हमारे ए डीएनए के बारे में। अब आगे हम बात करते हैं बी डीएनए के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बी डीएनए के बारे में। अब देखिए बी डीएनए के अंदर हम लोग क्या चीजें देखते हैं। बी डीएनए के अंदर हम लोग देखते हैं कि बी, जैसा कि ए डीएनए में अभी हम लोगों ने बात किया ना, बस ए डीएनए पहली बात तो कॉम्पैक्ट था। अभी बी डीएनए में देखेंगे तो वो सारी चीजें जो है वो पूरी तरह से बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी कि यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज जो हमें सेल के अंदर नॉर्मल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो बी डीएनए कन्फर्मेशंस ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम ए डीएनए के मुकाबले बात करें या जेड डीएनए के मुकाबले बात करें तो बी डीएनए जो होता है वो भी हमारा राइट हैंडेड होता है, बिल्कुल हमारे ए डीएनए जैसा। जैसा कि मैंने कहा केवल लेफ्ट हैंडेड हमारा जेड डीएनए होता है, जिग जैग भी होता है केवल जेड डीएनए, बाकी बिल्कुल स्मूथ होते हैं, इनमें कोई भी अंतर वंतर नहीं होता है। ठीक है, कहते हैं कि जो बेस पेयर ऑफ बी डीएनए हैज सेम वाइडेंथ, इसमें जितने भी आपके जो भी बेस पेयर्स लगे हुए हैं ये बिल्कुल एक समान दूरी पे होते हैं। मतलब अगर यहाँ से इनके इनके बेस पेयर के बीच में जितना डिस्टेंस होगा
उतना इनके बेस पेयर के बीच में, मतलब कि इनकी जो वाइडेंथ होती है दो बेस पेयर के बीच में वो बिल्कुल सेम होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम बात करें ए टी और जी और सी के बीच में तो कितना होता है, दो बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो अप्रॉक्स 10.85 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। टोटल जो जुड़ करके आता है अप्रॉक्स 20 एंगस्ट्रॉम का, वो पूरा न्यूक्लियोटाइड वगैरह ले करके आता है। तो बेस बेस का अगर हम केवल बात करें एटी और जीसी के बीच में, बेस बेस की बात करें, ठीक है, समझ लो ना मेरी बात। जैसे कि मान लो कि अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा ना, ये हमने मान लो बना दिया है शुगर, मान लो, ठीक है, ये हमने शुगर बना दिया और ये हमारा नाइट्रोजनस बेस बना दिया। इधर भी मान लो कि हमने एक शुगर बना दिया और इस तरीके से, और इस तरीके से हमने एक नाइट्रोजनस बेस बना दिया। तो इनके बीच में जो दूरी है वो अप्रॉक्स 10.85 के बीच में आएगी। और वहीं अगर हम पूरी बात करेंगे तो पूरी वो तकरीबन 20 एंगस्ट्रॉम, मतलब पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ओवरऑल यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तब जाकर के ये 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास में जाएगी, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे कहते हैं ईच टर्न ऑफ हेलिक्स बीडीएनए इज 34 एंगस्ट्रॉम। अगर हम बात करें पूरा एक टर्न की, यहां से लेकर के पूरी यहां तक के टर्न की अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे टर्न के अंदर 34 एंगस्ट्रॉम आएगा, जो कि उसके अंदर एडीएनए में कितना देखते थे, 26.4 के आसपास में। समझ गया ना मेरी बात। तो यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि जैसा कि था ना कि जो बी डीएनए है वो लंबा होता है और जो हमारा ए डीएनए होता है वो थोड़ा सा शॉर्टर होता है, थोड़ा नैरो, थोड़ा सा फ्लैटर होता है, तो कॉम्पैक्ट होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जो बी डीएनए है उसमें जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना आपस में, इनके बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें C2 एंडो होता है। कैसा होता है? C2 एंडो। उसमें कैसा था? C3 एंडो था। अभी आप आगे देखेंगे। तो आगे यहाँ पे देखो, समझ में आ गया ना मेरी बात कि यहाँ से जो पूरा, यहाँ से लेकर पूरा जो एक टर्न हुआ उसको तकरीबन कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम के आसपास। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम के आसपास हमें वो चीज़ देखने को मिलती है। आगे की तरफ अगर हम बात करें बी डीएनए में, और कहते हैं कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारे बेस जुड़ते हैं, टोटल कितने बेस जुड़ते हैं? 10 बेस। उसमें ये चीज़ थोड़ा 11 पॉइंट समथिंग था, ज़्यादा था बेस, लेकिन यहाँ पे बेस जो है वो थोड़े कम है। कितने हैं? 10 बेस पेयर्स जुड़ते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे बेस पेयर ज़्यादा थे। रीज़न था क्योंकि वहाँ पे C3 एंडो था, दो के बीच में डिस्टेंस कम था जो है। आगे कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन एजेंट बेस इज 3.4। इसमें दो जो हमारे बेस के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो अप्रॉक्स 3.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास में आ रहा है। नैनोमीटर में 0.34 किसी किताब में आपको मिल जाएगा, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। कितना होता है? 3.4 होता है हमारे एक मतलब बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 3.4 एंगस्ट्रॉम के बीच में देखने को मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ईच हेलिकल ट्विस्ट 36। अगर हम इसके एंगल की बात करें तो जाहिर तौर पे वो थोड़ा ज़्यादा इस तरह से होता था, लेकिन ये थोड़ा सा कम होता है इस तरह से। तो अगर आप एंगल की बात करोगे तो ये तकरीबन 36 डिग्री बनाता है, वो 31 बनाता था। अगर हम बात करें मेजर ग्रूव की तो भैया इसमें मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव अप्रॉक्स सेम टू सेम होते हैं। वाइड भी होता है और डीप भी होता है, दोनों चीज़ वही है, ठीक है। नैरो और डीप ये भी है और नैरो डीप वो भी है। तो बी डीएनए में जो हमारे मेजर और माइनर ग्रूव दोनों होते हैं वो तकरीबन इक्वल होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, वाइड और डीप होते हैं दोनों के दोनों। शुगर पकड़ देखो, उसमें C3 एंडो था, इसमें C2 एंडो है। C2 एंडो होते मतलब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 7 के आसपास चला जाता है, जबकि वहां पे आपने देखा हुआ था कि वो 5.9 के आसपास में था। तो समझ में आ गई मेरी बात ना। तो इस तरीके से C2 एंडो के अंदर आप देखते हो कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस था वो दो फॉस्फेट के बीच में जो डिस्टेंस था वो यहाँ पे C2 एंडो टाइप का था। अगर आपने नहीं देखा था तो मैं एक बार आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमारा C2 एंडो था जहाँ पे 7.0 एंगस्ट्रॉम के बीच में वो डिस्टेंस आ रहा था दो फॉस्फेट के बीच में, ठीक है। जबकि C3 वाले में अगर हम बात करते हैं तो वो 5.9 एंगस्ट्रॉम के बीच में दिखा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि C3 एंडो किस में पाया जाता है?
ए वाले में, और जो बी वाले में उसमें हमें C2 एंडो देखने को मिलता है। मतलब अभी हमें C2 एंडो देखने को मिल रहा है जिसमें दो फॉस्फेट के बीच में डिस्टेंस काफ़ी होता है। डिस्टेंस होने के कारण आपस में रिपल्सन नहीं होता है, रिपल्सन नहीं होता है जिसके कारण हमारा डीएनए काफ़ी स्टेबल होता है। तो ये डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है अप्रॉक्स बी डीएनए ए डीएनए के मुकाबले। अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की कन्फर्मेशंस देखें तो इसमें भी एंटी टाइप का होता है। जैसा कि मैंने कहा कि सिन बहुत कम में पाया जाता है, एंटी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो एंटी कन्फर्मेशंस देखने को मिलता है जिसमें बेस पेयर शुगर के ऊपर नहीं होता है, बगल में होता है, तो उसको हम लोग एंटी कहते हैं। तो ये था हमारा बी डीएनए के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं अपने स्पेशल जेड डीएनए के बारे में, जो इन सभी से अपोजिट है, उल्टा है, अलग है। जेड डीएनए है जिग जैग होता है। अगर आप देखो तो यहाँ पे इसका स्ट्रैंड थोड़ा सा जिग जैग टाइप का है, मतलब ऐसा कर्ली टाइप का है, तो जिग जैग पैटर्न में होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सारे डीएनए हमारे लेफ्ट हैंडेड थे, सॉरी राइट हैंडेड थे। जेड डीएनए हमारा लेफ्ट हैंडेड टर्न होगा। मतलब अगर इसका माउथ का पोर्शन अगर मैं आपसे बताऊं तो जैसे मान लो मैं कोई डीएनए मान लो बनाया है इस तरह से, तो अगर मेरा वाला जो डीएनए होगा उसके माउथ का पोर्शन मान लो इस तरह से है, सपोज दैट इस तरीके से मान लो मैंने टर्न किया है, तो जो दूसरा वाला जो डीएनए बनेगा ना, दूसरा वाला मान लो यहीं पे एक डीएनए बना लो आप, ऐसा करके मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, तो इसमें इसका पोर्शन थोड़ा इस तरीके से होगा। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? ये देखो ये इस तरीके से, ठीक है, मतलब बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शंस में होगा वो चीज़। जो ये पहले इधर साइड में थी, ये देखो ये इस साइड में है। तो इस तरीके से जो डिफाइन कर रहा है इनका जो हेलिकल है, जो स्ट्रक्चर है, वो लेफ्ट हैंडेड होता है, उनका राइट हैंडेड होता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, बाकी का राइट हैंडेड, इनका लेफ्ट हैंडेड। ठीक, हेलिकल डायमीटर जो होता है वो अप्रॉक्स 18 एंगस्ट्रॉम के आसपास में होता है। जो मोटाई होती है इनकी तकरीबन 18 एंगस्ट्रॉम के आसपास में होती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। टोटल अगर हम हाइट की बात करें एक टर्न की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो ये भैया बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है 44 एंगस्ट्रॉम के आसपास। 34 एंगस्ट्रॉम बी डीएनए में था, ए डीएनए में हमें 26 देखने को मिला, यहाँ हमें 44 देखने को मिला। तो ये एक अंतर है। और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड भी इसमें जुड़ते हैं, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में अप्रॉक्स 12 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहते हैं जेड डीएनए इज 90 डिग्री फॉर पिरिमिडीन प्यूरिन स्टेप एंड 510 फॉर प्यूरिन। ये आपका बेसिकली जो होते हैं ये इनके स्टेप्स हैं, इनकी डिग्री है। आगे बात करें डिस्टेंस जो होता है एक न्यूक्लियोटाइड के बीच में, वो भी बहुत ज़्यादा है, 7.4 एंगस्ट्रॉम है भाई, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी। ये कमाल का डीएनए है, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी अप्रॉक्स 7.4। जैसा कि हमने देखा ए डीएनए में सबसे कम 2 पॉइंट समथिंग में था, बी डीएनए में हमने देखा 3.4 था, और जेड डीएनए में हम लोगों ने देखा 7.4 एंगस्ट्रॉम है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस। तो ये एक काफ़ी बड़ी दूरी होती है। आगे कहते हैं कि जेड डीएनए पॉजेज अ मोर और लेस फ्लैट मेजर ग्रूव। अगर मैं मेजर ग्रूव की बात करूं तो जाहिर तौर पे अब इसका मेजर ग्रूव जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि जो मेजर ग्रूव पहले ये होता था हमारे किसके लिए, बी डीएनए के लिए ना, सॉरी ए डीएनए के लिए ये होता था ना, लेकिन अब ये जस्ट उससे उल्टा है ना, राउंड। तो इसमें मेजर ग्रूव किधर की तरफ हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो मेजर ग्रूव अब यहाँ पे कम डीप रहेगा, थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, चौड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, लेकिन डीप कम रहेगा। लेकिन माइनर ग्रूव जो है वहाँ पे नैरो और डीप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। शुगर पकड़ C2 होता है इसमें, कैसा होता है C2, और क्योंकि इसके न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होती है तो इसको हम लोग C2 कन्फर्मेशंस ही बोलेंगे। क्योंकि C3 वाला जो होता है उसके बीच में डिस्टेंस 5.9 एंगस्ट्रॉम का हो जाता है, मतलब वो डीएनए थोड़ा सा कम लंबा होता है। C3 एंडो होता है इसमें फॉर प्यूरिन, ओके, दोनों के लिए अलग अलग है, ओके। C2 एंडो जो होता है वो यहाँ पे पेरिमिडीन के लिए होता है। मतलब जब हम लोग पेरिमिडीन बेस की बात करेंगे, पेरिमिडीन के बीच में कन्फर्मेशंस की बात करेंगे, तो उस कंडीशंस में वो C2 कन्फर्मेशंस दिखाते हैं। और अगर हम बात करेंगे प्यूरिन के लिए तो जेड डीएनए में प्यूरिन के लिए C3 एंडो। तो आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा डीएनए का फॉर्म है जिसमें दोनों तरह की कन्फर्मेशंस देखने को मिलती है, वो है हमारा जेड डीएनए। आगे बात करते हैं जेड डीएनए में, ये भी हमारे एंटी होते हैं फॉर पिरिमिडीन। पिरिमिडीन के लिए ये एंटी शो करते हैं। जैसे कि अगर आप पिरिमिडीन में ले लो, एडनिन को ले सकते हो, है ना, तो ये सब जो होते हैं वो एंटी शो करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप
ले सकते हो साइटोसिन, हाँ साइटोसिन को। तो ये बेसिकली सिन वाले कन्फर्मेशन शो करते हैं, मतलब प्यूरिन के लिए ये बेसिकली सिन कन्फर्मेशन शो करते हैं। पिरिमिडीन के लिए बेसिकली एंटी कन्फर्मेशन शो करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कौन सा प्यूरिन है कौन सा पिरिमिडीन है। तो पिरिमिडीन के लिए ये एंटी कन्फर्मेशन शो करते हैं और प्यूरिन के लिए ये सिन कन्फर्मेशन शो करते हैं। तो ये दोनों तरह के कन्फर्मेशन देते हैं। एंटी और सिन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें टोटल हाइट, अगर बात करें पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है हेलिकल टर्म, वो 44 एंगस्ट्रॉम के आसपास में है। आई थिंक मैंने इसके बारे में बता दिया है, ये पहले भी आ चुका है कमेंट्स। तो आगे कहते हैं कि ईच हेलिकल जेट 12 न्यूक्लियोटाइड, वही सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आशा है आपको ये डीएनए के डिफरेंट फॉर्म का जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। साथ में जो पकरिंग होती है और जो एन ग्लाइकोसाइलेशंस होता है, सिन और एंटी कन्फर्मेशंस, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। और बहुत कम इस तरह के वीडियो बनते हैं जो पूरे डिटेल के साथ में आपको बताते हैं। नोट्स बनाइए, पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों तक। थैंक यू वेरी मच।